हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की जीके में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जिसको कि अभी टाइगर रिजर्व के अंडर में भी ये आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोस में बनाता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे तुरंत और आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे। और ऑल नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जो दिखा होगा वो बेल आइकन को आपको दबाना है और साथ में ऑल का जो ऑप्शन है वो चुनना है, जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश जीके में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला पॉइंट ले लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज वन ऑफ द नेशनल पार्क इंडिया लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर इसको मानचित्र में देख लें तो मानचित्र में आपको मालूम पड़ेगा कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ लगता है। ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है ना। और उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये बांधवगढ़। और ये बांधवगढ़ जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, कौन सा डिवीजन लगता है? तो डिवीजन लगता है ये शहडोल, ठीक है ना, शहडोल, ठीक है ना। तो शहडोल इसी के बाजू से लगा हुआ जो है यहाँ पर ये शहडोल है यहाँ पर। और ये अनूपपुर और ये है उमरिया, ठीक है ना। तो ये 3 जिले मिलाकर शहडोल डिवीजन पड़ता है। तो उसमें जो उमरिया है, ठीक है ना, ये है उमरिया, ठीक है ना। तो उमरिया के अंदर में है, उमरिया जिले के अंतर्गत आता है ये बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है। सेकेंड ऑप्शन, बांधवगढ़ with an area of 105 square kilometer was declared नेशनल पार्क इन 1968। इसको जो नेशनल पार्क बनाया गया था ये 1968 में ये नेशनल पार्क बन गया था, ठीक है ना। इस डेट को, इस ईयर को आपको याद रखना है, कब बना था ये? 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, नेशनल पार्क घोषित किया गया। और ये 105 स्क्वायर किलोमीटर में एट द स्टार्टिंग में ये बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? 1993, ठीक है ना, 1993 में, 1993 देन बिकम ए टाइगर रिजर्व इन 1993 अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ द टाइगर नेटवर्क एंड द नेबरिंग पनपथा सेंचुरी, ठीक है ना। इसी के बाजू में जो लगा हुआ है वो पनपथा सेंचुरी, पनपथा जो अभ्यारण्य है वो इसी के बाजू से उमरिया में लगा हुआ है, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो करंटली द कोर एरिया स्प्रेड ओवर द 716 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पहले स्टार्टिंग में जब ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था तब ये 105 किलोमीटर का था। बाद में इसको, जब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया 1993 में, उसके बाद में पनपथा सेंचुरी को भी कवर किया और साथ में इसका जो कोर एरिया बढ़कर 716 स्क्वायर किलोमीटर तक हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइगर स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है ना। एमपी को टाइगर स्टेट घोषित किया गया, कब किया गया ये? जो 2019 की जनगणना, ठीक है ना, 2019 सेंसस रिकॉर्डेड, ठीक है ना, 2019 की जब गणना की गई किसकी? टाइगर्स की, उस समय मोस्ट नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड टाइगर इन 526, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए, ठीक है ना। तो इसको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश को, कब? 2019 में। यानी कि अभी जितने भी सबसे अधिक टाइगर अगर किसी स्टेट में पाए जाते हैं उपस्थित, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को इसलिए यहाँ पर इसको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। टोटल नंबर ऑफ 526 टाइगर एस्टिमेटेड इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे अधिक अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट के बेसिस पे इसको देखा जाए, ठीक है ना, ऐतिहासिक जो मत है उसके अनुसार देखा जाए तो एशियन बुक, ठीक है ना, नारद पंचतंत्र, शिव पुराण, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये पूरा रामायण के एसोसिएटेड है, ठीक है ना। रामायण में जो घटना घटी, ठीक है ना, उसके काल का बहुत सा अंश
बांधवगढ़ का जो एरिया है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, इट्स मेंशन कैन बी फाउंड द एशियन बुक नारद पंचतंत्र एंड शिव पुराण। शिव पुराण और नारद पंचतंत्र में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि कुछ किस समय का था, रामायण काल का। एक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो बांधवगढ़ फोर्ट है वो कहाँ पर है, वो बांधवगढ़ में ही है, और ये 32 पहाड़ियों से 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है बांधवगढ़। ठीक है ना, और ये क्या है, त्रेता युग। ठीक है ना, इट्स अ ग्रेट मास्टरपीस पीस ऑफ त्रेता युग। ठीक है ना, वन ऑफ द एज ऑफ मैनकाइंड हिंदुइज्म। ठीक है ना, तो भारतीय संस्कृति में हिंदू जो सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो त्रेता युग के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। त्रेता युग के समय में ही ये बांधवगढ़ फोर्ट बनाया गया था। तो दिस इज द ग्रेट मास्टर पीस ऑफ द त्रेता युग। ठीक है ना, उस समय का ही बना हुआ है ये बांधवगढ़ फोर्ट, जब त्रेता युग था। त्रेता युग यानी कि महाभारत काल, महाभारत काल में हुआ। त्रेता युग का मतलब है महाभारत जो की घटना जो घटी थी वो त्रेता युग में घटी थी। तो त्रेता युग से संबंधित है ये बांधवगढ़ का फोर्ट, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही है, और बहुत ही घने जंगल हैं ये। जो बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ही ज्यादा घने जंगल है और प्रकृति से सराबोर है यहाँ पे। ठीक है ना, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में बहुत सी जो वंश हैं, डायनेस्टी इंक्लूडिंग सेंगर, कलचुरी एंड बघेल, इन सभी वंशों ने यहाँ पर राज्य किया है इतिहास में। ठीक है ना, इट वाज रूल्ड बाय द मेजर डायनेस्टी इंक्लूडिंग सेंगर, कलचुरी एंड द बघेल। बिलीव दैट रूलर्स रीजन इन द लॉन्ग पीरियड, बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर इन लोगों का यहाँ पर शासन रहा, ये क्षेत्र अधिकार में रहा। किसके, सेंगर के, कलचुरी, कलचुरी वंश ने भी यहाँ पे शासन किया। साथ में फिर बाद में आए बघेल। तो इन सभी ने लगातार इस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया और अपना शासन किया। अगले पॉइंट में जो क्षत्रप वंश के महाराजा मार्तंड सिंह थे, ठीक है ना, जो कि रीवा ऑफ रीवा, रीवा के जो थे, कैप्चर्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर रीजन इन 1951। ठीक है ना, इसी बांधवगढ़ एरिया से ही ये सबसे पहला जो सफेद टाइगर है, व्हाइट टाइगर, प्राप्त हुआ था कब, 1951 में। दिस टाइगर, इस टाइगर का जो नाम था वो क्या था, मोहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको आपको याद रखना है। जो सफेद टाइगर सबसे पहले जो वहाँ के महाराज थे, कहाँ के, रीवा के महाराज, महाराज मार्तंड सिंह, उनको जंगल में, ठीक है ना, जब शिकार के लिए गए थे उस समय, ये 1951 में ये टाइगर प्राप्त हुआ था, व्हाइट टाइगर, जिसका नाम था मोहन, जिसको कि वो लेके आ गए थे। और उसके बाद में इसको उसको अपने साथ में ही इन्होंने अपने महल में पाला था। आज भी उसकी जो एक स्कल्पचर है, ठीक है ना, स्टफ्ड डिस्प्ले ऑन द पैलेस ऑफ द महाराज। ठीक है ना, उसका जो कटा हुआ सर है उसको रखा गया है, और उसमें भूसा भर के खाल पूरा व्हाइट, वहां पर, कहाँ पर, पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ रीवा। तो रीवा का जो महाराज है उनका जो महल है वहां पे आज भी सुशोभित है, और वहां पे आज भी देखने को मिल जाता है। हिस्टोरिकल विलेजर्स एंड देयर कैटल हैव बीन थ्रोन फ्रॉम द टाइगर। ठीक है ना, तो इतिहास बताता है कि ये व्हाइट टाइगर से वहाँ के जो गांव वाले थे उस समय के बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी जितने भी चरवाहा थे, जितने भी पशु थे, उनको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता था और उनको खा जाता था। इस कारण से, ठीक है ना, ये एक्टिविटी दिखाई और महाराजा मार्तंड सिंह ने इस सफेद शेर को पकड़ के लेके आ गए थे। ठीक है ना, देन माइनिंग एक्टिविटीज अराउंड द पार्क पुटिंग द टाइगर रिस्क। ठीक है ना, और आज भी पर जो माइनिंग है, ठीक है ना, माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो उससे जितने भी वहां पे टाइगर हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो जोखिम में उनकी जान रहती है। किसके कारण, ये माइनिंग के कारण। क्योंकि जितना भी जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का उमरिया जिला है, शहडोल जिला है, ये पूरा कोल माइन से घिरा हुआ है। यहाँ पे कोयले की अधिकता पाई जाती है, तो कोल माइंस चारों तरफ में बहुत ज्यादा व्यवस्थित हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। और शहडोल में ही जो सुहागपुर सुहागपुर कोल माइंस है वो वहीं पर स्थित है, शहडोल में। ठीक है, सबसे बड़ी कोल माइंस है मध्य प्रदेश में वो, और सबसे ज्यादा कोयले की जो उत्पादन होता है वो वहीं पर होता है।
अगर अपन बांधवगढ़ की जियोग्राफिकल एस्पेक्ट देखें तो इट्स रिसाइड द एक्सट्रीम नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सबसे पूर्वी है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, अगर इसको मानचित्र में देखा जाए तो आप उसमें जानकारी मिलेगी कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, ठीक है ना, इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ही ये लोकेटेड है अगर इसको जियोग्राफिकल कंडीशन में देखा जाए। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। एंड द नॉर्थन एज ऑफ द सतपुड़ा माउंटेन, जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसकी जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तरी जो किनारा है, ठीक है ना, नॉर्थन एज उत्तरी किनारे पर ही स्थित है ये। और वो जो एरिया कहलाता है वो सतपुड़ा माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। जो सतपुड़ा की जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, सतपुड़ा की जो रेंज आती है माउंटेन रेंज, उसके अंतर्गत में ये उमरिया का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। अगर इसकी क्लाइमेट के बारे में जानकारी पाएँ तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ज़ोन में आता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है उसके अंतर्गत में आता है। अगर हिंदी में इसको बोलें तो क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, ठीक है? और इंग्लिश में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ज़ोन के अंतर्गत आता है। अगली जानकारी है स्ट्रीम, यानी कि वहाँ पे कौन-कौन सी नदियाँ हैं बहती हैं, जो कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वहाँ की सभी जितनी भी जीव जंतु प्राणी हैं उनको जीवित रखने में मदद करती हैं, ठीक है ना। होल पार्क फिल्ड बाय मोर देन 20 स्ट्रीम, यानी कि वहाँ पे 20 से अधिक नदियों का बहाव है। आउट ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम, ठीक है ना। कौन कौन सी इन 20 में से इम्पोर्टेंट जो स्ट्रीम है, जो नदियां हैं जो कि वहां पर बहती हैं, एक तो है जोहिला, ठीक है ना, जनाद, ठीक है, चरहन गंगा, चरण गंगा, ठीक है ना, दबनार, बनबई, अम्बानला और क्या अंधेरी झीरिया, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, सहायक इम्पोर्टेंट नदी हैं जो कि उस क्षेत्र में बहती हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे शेर हो, चीतल हो, लेपर्ड हो, उन सभी के लिए ये एक लाइफलाइन का काम करता है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे कहीं न कहीं पे लाइफलाइन के लिए कोई न कोई नदी या फिर कोई ऐसा झरना मौजूद होता है, इस कारण से वहाँ पे ये नेशनल उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दीज स्ट्रीम्स देन मर्ज इनटू द सोन रिवर। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये छोटी नदियाँ हैं और ये सहायक नदियाँ बनती हैं सोन नदी की, जो वहाँ पे सबसे मुख्य नदी है। और सोन नदी का ही उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसको आपको जानना है। और ये कहाँ से निकलती है ये निकलती है अनूपपुर से। अनूपपुर जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत ये आता है और शहडोल डिवीजन में आता है ये। और उसी से होती हुई ये उमरिया से निकलती है। अगर इसको अगर अपन मानचित्र में देखेंगे तो ये उत्तर से होती हुई पूर्व की ओर जाती है और 3 राज्यों को कवर करती है सोन नदी। तो इस कारण से ये उमरिया से होती हुई उमरिया के बाद में आगे देखा जाए तो सीधी, उमरिया के बाद में सीधी, सीधी के बाद में सिंगरौली होती हुई आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में निकलती हुई बिहार में जाती है। और बिहार में पटना के पास में ये गंगा में जाके मिल जाती है, यानी कि ये गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, ठीक है। और उमरिया से होके गुजरती है। इस कारण से ये उमरिया के बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी सहायक नदियों में के लिए ये मेन नदी बनती है। जो कि सहायक नदी कौन-कौन सी है? इसमें टोटल 20 नदियां हैं, जिसमें कि मेन नदी जोहिला, जनाद, चरण गंगा, दमनार, बनबई, ठीक है ना, अमनाला और अंधेरिया झिरिया। ये मुख्य सहायक नदियां हैं जो कि सोन नदी की नदियां हैं और जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की आजू बाजू चारों तरफ में बहती हैं। आइए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के ऐप के थ्रू आप लाइव फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और लाइव फ्री टेस्ट भी अनअकैडमी के द्वारा आप दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइव टेस्ट। अच्छा, इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग एट अनअकैडमी। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से या फ़ोन नंबर से। उसके बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा एमपीपीएससी व्यापम,
जिससे कि आप व्यापम और MPPSC की जितनी भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप एनरोल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास के लिए टू गेट द नोटिफिकेशन टू अटेंड देम, ठीक है ना। तो ये उसका पार्ट है जिस तरीके से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ में अपनी क्लासेस को। अनअकैडमी में फ्री लाइव क्लासेस भी हैं और डेमो क्लासेस भी अनअकैडमी आपको देता है, और साथ ही साथ में फ्री लाइव टेस्ट भी देता है जिसमें कि आप पूरी तरीके से लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट क्लास जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है उसमें जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आप क्वेश्चंस के जो भी आपको डाउट लगते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे सबमिट कर दें तो आपके डाउट वहाँ पे एट द सेम टाइम क्लियर होंगे। साथ ही साथ में आप अटेम्प्ट पोल इन द लाइव चैट में आप अपने पोल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में आप ABCD इस तरीके से लगा के अपने पोल सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक फीचर ये भी है कि आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं उसमें एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय द स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। तो उस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन by top educators with the live free classes। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पूरे का पूरा पेपर का एनालिसिस भी देंगे। साथ ही साथ में इसमें आपके मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी है जिसमें कि आप MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP जेल प्रहरी के भी आप मॉक टेस्ट ला सकते हैं। इसमें आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको कि सॉल्व इन 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक अलग तरीके का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है अपना अनअकैडमी। अनअकैडमी में दो फीचर्स हैं, एक तो फ्री क्लासेस हैं और दूसरा है प्लस क्लासेस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है आप देख सकते हैं। अगर प्लस क्लासेस वाला आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके डिफरेंसेस क्या हैं और फ्री क्लासेस में क्या है। फ्री क्लासेस में सिर्फ लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन प्लस क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। ओकेजनल प्रैक्टिस सेट रहेंगे यहाँ फ्री क्लासेस में, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होंगे। ओकेजनल PDF और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ही आपको जो फ्री क्लासेस है उसमें लिमिटेड डाउट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो कि वहाँ के जो टॉप एजुकेटर्स होंगे वो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अभी साथ में ही इन्होंने चालू किया है अनअकैडमी का वर्चस्व नाम से, जो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको अर्धमासिक समसामयिक पत्रिका, ठीक है ना, अक्टूबर भाग 1 अक्टूबर 2020 का वो आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी प्रस्तुत करता है फ्री ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना, जिसमें कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी के लिए इसमें हजारों प्रश्नों का ये पूरा बैंक उपलब्ध होता है जिसमें कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन में ही ये मौजूद होगा ये सारे फीचर्स। अनअकैडमी के जो बेचेस हैं वो कब से चालू हो रहे हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 21 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि आपके लगातार स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नवंबर में कोर्सेज चालू होंगे। 3 नवंबर से MPSI का बैच चालू होगा, इसी तरीके से MPPSC के बैच चालू होंगे। तो लगातार ये बैचेस चालू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग, और साथ में फ्री भी है। तो आपको जो आपको सूट लगता है उस तरीके से आप उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन फीस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए। आपको जो ज्वाइन करना है MPPSC व्यापम्स के ये पूरे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है। आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास में फीस स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है। तो इसमें आप अगर आपको अप्लाई करना है, अगर इसमें कोड अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% ऑफ द एडमिशन फीस। तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस कोड को डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपका कोर्सेस आप चूज करेंगे उसमें आपको 10% का एडमिशन में डिस्काउंट मिलेगा। अगर बायोडायवर्सिटी के बारे में देखा जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तो बहुत ही ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर मिलेगी। हिंदी में इसको जैव विविधता बोलते हैं।
और इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन कोर जोन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टाइगर की मात्रा पाई जाती है। लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन कोर जोन, जो कोर जोन है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ की जो कोर जोन है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 22 स्पीसीज, ठीक है ना। 22 से अधिक यहाँ पर जो जीव जंतुओं की प्रजाति है वो यहाँ पर पाई जाती है, स्पीसीज ऑफ मैमल्स, ठीक है ना। एंड 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। जो पक्षी हैं, ठीक है ना, पक्षियों की भी जो प्रजाति है वो 250 से अधिक प्रजातियों के यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। अगर और दूसरी स्पीसीज जो कि जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि एशियाटिक जैकल, ठीक है ना, सियार पाया जाता है। बंगाल फोक्स पाई जाती है, लोमड़ी, ठीक है ना, स्लॉथ बियर, स्ट्रिप्ड हाइना, ठीक है, लेपर्ड, टाइगर, वाइल्ड पिग, नीलगाय, चिंकारा, गौर, ठीक है ना। ये सभी तरीके के इसमें जो जीव जंतु हैं, ठीक है ना, अलग जो प्राणी हैं जो पाए जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर लेपर्ड ये भी पाया जाता है यहाँ पे। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने अन्य ग्रुप्स में, जिससे कि सभी लोग देख पाएँ। और ये जो एमपीजीके के रिलेटेड ही है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में जानकारी में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो पूरे वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उन सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और इसके बाद में लगातार मैं हर नेशनल पार्क के बारे में वीडियो लाऊंगा। ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैंने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद में जो अगला जो नेशनल पार्क होगा वो होगा कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मंडला, ठीक है ना, मंडला, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो लगातार ये सीरीज जितने भी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और हर नेशनल पार्क के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में आप बने रहें और लगातार देखते रहें। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का मैक्सिमम जीके पोर्शन आपको मिलेगा। साथ साथ हिस्ट्री का पोर्शन आपको पूरा ऑल इंडिया लेवल पे मिलेगा वहाँ पर। तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सारी वीडियो देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं पे आपको उससे मदद मिलेगी। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो जो कि नेशनल पार्क पर रहेगा वो कान्हा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो के साथ में मैं अपना यही समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।